आज मैं एमएलए नहीं हूँ, आज रजौरी की तमाम गरीब अवाम एमएलए है। बहुत अच्छी बात है। आप जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करें तो जम्मू कश्मीर की राजनीति इस तरह से है जिस तरह से जम्मू कश्मीर का मौसम है, जहाँ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेस आया या इस तरह की कोई ट्राई करना चाहिए, कभी ऐसा कुछ आपने चैलेंजिंग फेस किया? देखिए राजनीति जितनी दिखने में अच्छी लगती है, इतना उसका जो संघर्ष है वो किसी को नहीं जनता दिखता। पार्टी की बात करें उनके तो नुमाइंदे यही कहते हैं कि जो भी स्कीम्स हैं, चाहे लाडली बेटी योजना है, लखपति दीदी योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की जो स्कीम्स हैं, ये तमाम स्कीम्स तो भाजपा सरकार की देन है, उन्हीं को रिपीट किया गया है, कुछ चेंज नहीं है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? आप और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। आज खास बातचीत में हमारे साथ इफ्तिकार अहमद जी मौजूद हैं, एमएलए रजौरी। इनसे ज़्यादा बातचीत करेंगे और किस तरह से राजौरी के मुद्दों को या वहाँ की आम जनता के मुद्दों को लेकर सामने आएंगी, चाहे विधानसभा हो, चाहे फिलहाल अगर इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें उन पर भी ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश जो है करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुस्कान जी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल राजौरी के लोगों ने बड़ा भरोसा जताया है आपके ऊपर और बहुत प्यार आपको राजौरी की जनता से मिला है, तो सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे कि उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं सबसे पहले रजौरी की जनता का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बहुत प्यार दिया और मुझ जैसे आम परिवार के एक गरीब बच्चे को उन्होंने रजौरी से जिताकर, इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, हेडक्वार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ से जिताकर मुझे असेंबली में भेजा। तो ये उनका प्यार है। आज मैं एमएलए नहीं हूँ, आज रजौरी की तमाम गरीब अवाम एमएलए है। और मेरी जीत से एक चीज़ सुनिश्चित होगी कि हर वो गरीब बच्चा जो काम करना चाहता है, हर वो गरीब परिवार का वो बच्चा जो राजनीति में रुचि रखता है, उसको एक उम्मीद पैदा होगी है कि अगर इफ्तिखार अहमद एमएलए बन सकता है, तो कोई भी आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, वो एमएलए बन सकता है। मैं 99,000 जो मेरे वोटर हैं, दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। रजौरी के लोगों ने बहुत भरोसा जताया आपके ऊपर। आपको किस तरह से पॉलिटिकल करियर में आना हुआ या आपने ये सोचा कि अपना लक यहाँ आजमाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर यूथ तो पॉलिटिक्स से दूर रहना पसंद करता है, तो आपने किस तरह से? देखिए मैं पिछले 21 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और स्टूडेंट डेज़ से ही मुझे पॉलिटिक्स का शौक था और एकेडमिक्स मेरा बहुत अच्छा था, मैं अपने बैच का टॉपर रहा हूँ। लेकिन स्कूल डेज़ से ही मुझे था कि मैंने राजनीति में जाना है। और आपको मैं बता दूँ, अपने दर्शकों के आपके दर्शकों के लिए, कि मैंने आज तक कोई फॉर्म नहीं भरा नौकरी का। अच्छा एकेडमिक्स में मेरी इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुई, मैंने जॉइन करके छोड़ दिया। उसके बाद ग्रेजुएशन किया, फिर लॉ किया, मैंने वकालत नहीं की। और स्टार्टिंग से मेरा एक ही मकसद था कि लोगों की खिदमत करनी, लोगों की सेवा करनी। बड़े सारे लोग मुझे ये भी जैसे टॉन्ट करते थे कि यार ये तो केएस कर सकता था, ये आईएएस कर सकता था, ये कौन से खज्जल कहाँ हो रहा है। तो लेकिन मैं अपने विजन में बड़ा क्लियर था। तो बहुत अच्छी बात है। आप जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करें तो जम्मू कश्मीर की राजनीति इस तरह से है जिस तरह से जम्मू कश्मीर का मौसम है, जहाँ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेस आया या इस तरह की कोई सिचुएशन आई हो जब आपको लगा हो कि नहीं बस यहाँ पर यहीं बंद हो गया या कुछ और ट्राई करना चाहिए? कभी ऐसा कुछ आपने चैलेंजिंग फेस किया? देखिए राजनीति जितनी दिखने में अच्छी लगती है, इतना उसका जो संघर्ष है वो किसी को नहीं दिखता। लेकिन बड़ी सारी लाइफ में अप एंड डाउन्स तो होते हैं। मेरे साथ में मेरे बैचमेट थे और जब आप पढ़ने में अच्छे हों और फिर कभी-कभी आपको ये प्रेशर आ जाता है कि आपने शायद गलत डिसीजन ले लिया, आपके साथ वाला कोई जैसे नौकरी किसी की, कोई डॉक्टर हो गया, कोई तहसीलदार, कोई केएस ऑफिसर हो गया, पेरेंट्स का प्रेशर भी इस बीच बढ़ जाता है। फैमिली का। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं थोड़ा लकी हूँ और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरी सपोर्ट की, मेरे बहन-भाइयों ने हमेशा मेरी सपोर्ट्स की, मेरे दोस्तों ने मेरी बड़ी सपोर्ट की कि मैंने आज तक एक फॉर्म नहीं भरा। आज तक मैंने वकालत के लिए, होता है कभी-कभी आदमी सोचता है चलो वकालत ही कर लूँ। मैंने पूरी डिवोट था कि अब जो होगा इसी में होगा, वकालत आम जनता की करने की जरूरत है। आम जनता की करने की ज़रूरत है। बात करते हैं तो फिलहाल के सूरत-ए-हाल पर क्या कुछ कहना है आपका? विधानसभा में गए आप, क्या कुछ वहाँ के लिए कहना है या फिर क्या किस तरह की इस समय सिचुएशन चल रही है और क्या लगता है और बेटर होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? देखिए मैं विधानसभा में हमारा बजट सत्र चल रहा है और ये मैं पहली बार विधायक बना और इस यंग एज में, तो इसमें बड़ी सारी उम्मीदें हैं लोगों को।
और ख़ासकर राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो हेडक्वार्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी। और मैं आपको बता दूं कि मुझे में हर ज़ात और हर मज़हब के आदमी ने वोट दिया। उनकी जो उम्मीदें हैं, लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ वोट डाला और उनकी दुआ और उम्मीद दोनों लेकर मैं विधानसभा में, असेंबली में हूँ। आज बजट पेश हुआ। उमर सरकार ने बहुत सी बातें इस बजट भाषण के दौरान की, जिस दौरान उन्होंने एवाई बेनिफिशरीज की बात की जाए तो उन्हें भी काफ़ी लाभ, इसमें बेनिफिट्स उन्होंने दिए हैं, जिसमें कि अगर हम 10 किलो राशन की बात की जाए या 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की जाए तो ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। बट आपके अकॉर्डिंग आपको लगता नहीं है कि बीपीएल को भी बीच में इंक्लूड करने की ज़रूरत थी? क्योंकि आज जैसे हमने ये अपडेट लोगों तक पहुँचाई लाइव टेलीकास्ट के दौरान ही बहुत से कमेंट्स ऐसे भी आए जो कि एपीएल लोगों ने भी, बीपीएल लोगों ने भी बीच में लिखा कि कुछ ना कुछ मिडिल क्लास के लिए भी होना ज़रूरी था। तो आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है वाक़ई ऐसा कुछ होना ज़रूरी था? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसमें बीपीएल को भी शामिल करने की ज़रूरत थी। लेकिन ये बजट जो है, ये पहला बजट है और पिछले 7 साल में जो लोगों ने ज़ख्म सहे, जो ज़ख्म केंद्र सरकार ने और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनकी गलत नीतियों की वजह से, मैं मानता हूँ कि बीपीएल का होना बहुत ही ज़रूरी है। आज उनको राशन मिलना बहुत शदीद ज़रूरत है। आज उनको भी बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन चलो, कुछ अच्छी शुरुआत तो हुई, एएवाई से ही हुई, लेकिन ज़रूरतमंद से हुई। वो ऐसा तो नहीं है कि किसी अमीर को कोई मिला और गरीब रह गया। हालांकि मैं भी खुद मानता हूँ कि टेलीविजर्स, कैजुअल लेबर, एसपीओज, सीजनल टीचर्स, रहबरे खेल, रहबरे सेहत, जंगलात, ये सारे लोग जो है एनवाईसी के लोग, इनको बड़ी उम्मीदें थी इस बजट से। आज इस बजट में ये भी प्रावधान रखा गया कि एमआरआई सभी मेडिकल कॉलेजेस में। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उनके तो नुमाइंदे यही कहते हैं कि जो भी स्कीम्स हैं, चाहे लाडली बेटी योजना है, लखपति दीदी योजना है, लाडली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की जो स्कीम्स हैं, ये तमाम स्कीम्स तो भाजपा सरकार की देन है, उन्हीं को रिपीट किया गया है, कुछ चेंज नहीं है। तो आप किस तरह से देखते हैं? मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले एलजी सरकार आपके अधीन थी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और होम मिनिस्टर आपके हैं, तो आप ये सारी चीज़ें पहले ही कर देते। और मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि उनकी बीजेपी की सरकार बहुत सारी स्टेटों में है, तो बता दें कि कहाँ वो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। क्या राजस्थान में दे रहे हैं? क्या 10 किलो राशन राजस्थान में दे रहे हैं? क्या वो फ्री बस सर्विस कहीं दे रहे हैं? तो ये स्कीमें सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम तो होती है, लेकिन जो बजट में सरकार ने हर वर्ग को टच करने की कोशिश की है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस लाइव सेगमेंट में। तो चलें, आज फिलहाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ इफ्तिकार अहमद जी मौजूद थे, जो कि राजौरी से ताल्लुकात रखते हैं, और उनका क्या कुछ फिलहाल कहना था इस पर आम जनता भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। और ज़्यादा जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहें अर्ली टाइम्स। मुझे और कैमरा पर्सन अंकुश को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।